नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता की वितरित। कहा, किसानों को बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं 10,000 FPO। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने ब्राजील के कृषि मंत्री कार्लोस फेवरो के साथ की बातचीत। करंदलाजे ने कहा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार फल फूल रहा है और कृषि उद्योग और कृषि अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को और किया जा रहा है मजबूत। कृषि और पशुधन में बेहतर समन्वय के लिए अंतर मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह का हुआ गठन। चालू खरीद विपणन सीजन में 161.47 लाख मीट्रिक टन धान की गई खरीद। 9.33 लाख किसानों को हुआ लाभ। वहीं खुली बाजार बिक्री योजना के तहत 2.87 लाख मीट्रिक टन बेचा गया गेहूं। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई नीलामी की जाती है आयोजित। जम्मू और कश्मीर में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जागरूकता अभियान का किया संचालन। DFPD के सचिव संजीव चोपड़ा ने इसके आदर्श वाक्य "आप जहां आपका राशन वहां" पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों को पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में CEO गोलमेज बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज देश का कृषि निर्यात विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस FPOs को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए FPOs बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। इससे किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच और प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में करीब 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइज को संगठित किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जैसी योजनाओं से भी छोटे किसानों और लघु उद्योगों को
नई पहचान मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन भी बनता है। हमारे यहां सदियों से एक बात यानी जीवन का हिस्सा है, हर परिवार की सोच का हिस्सा है। हमारे यहां कहा जाता है यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। यानी फूड न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। भारत का सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजन में आयुष आहार के साथ आयुष स्टार्टअप्स के नवीन उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर से आए स्टार्टअप्स प्रगति मैदान स्थित आयुष मंत्रालय के पवेलियन में अपने उत्पादों के साथ सहभागिता करेंगे। आयोजन में मौजूद कुल 18 स्टार्टअप्स 30 से अधिक आयुष आहारों का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया में आयुष आहार पर आधारित एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में आयुष आहार का महत्व, आयुष आहार से स्वास्थ्य लाभ आदि विषयों पर विमर्श किया जाएगा। सत्र में आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य जनजीवन का हिस्सा बनाए जाने के प्रयासों पर भी मंथन किया जाएगा। आयुष क्षेत्र में नई खोजों को बढ़ावा देने, यूनिकॉर्न से विमर्श और आयुष क्षेत्र में प्रवेश कर रहे नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों की वैश्विक बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया के इस कार्यक्रम में विशेष सत्र के दौरान आयुष उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की पहचान करने, मार्केट की वृद्धि करने और आयुष उत्पादों के भारत से निर्यात किए जाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने ब्राजील के कृषि, पशुधन और खाद्य आपूर्ति मंत्री कार्लोस फेब्रो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री करंदलाजे ने G20 कृषि कार्य समूह की बैठकों के दौरान भारतीय अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए ब्राजील का आभार व्यक्त किया और हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लेने में ब्राजील के मंत्री की अनुपस्थिति और असमर्थता पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि इस यात्रा से कृषि क्षेत्र में भारत ब्राजील के तेजी से बढ़ते सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार फल फूल रहा है और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग और कृषि अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है। शोभा करंदलाजे ने कहा कि भारत में एवोकाडो की मांग बढ़ रही है, जिससे भारत को ब्राजील से एवोकाडो आयात करने का अवसर मिलता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत G20 की सफल अध्यक्षता के लिए ब्राजील को भी अपना पूरा समर्थन देगा। उन्होंने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि ब्राजील एक टास्क फोर्स ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी तैयार कर रहा है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण पर इंडियन प्रेसिडेंसी के डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों के साथ इस टास्क फोर्स के अनुरूप है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने जम्मू और कश्मीर में आयोजित एक जागरूकता अभियान कार्यशाला के दौरान लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के लिए जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। इस जागरूकता अभियान कार्यशाला का आयोजन 2 नवंबर 2023 को जम्मू के रेल हेड परिसर स्थित उद्योग भवन में किया जाएगा। इसका उद्देश्य ONORC के लाभों के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करना था। ये एक बदलाव लेने वाली योजना है जिसे पूरे देश में राशन प्राप्त करने के संबंध में लाभार्थियों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यशाला में लगभग 120 लाभार्थियों और FPS डीलरों ने हिस्सा लिया। DFPD सचिव ने अपने संबोधन में ONORC के प्रमुख सिद्धांत को रेखांकित किया और इसके आदर्श वाक्य "आप जहां, आपका राशन वहां" पर जोर दिया।
उन्होंने बताया कि ये पहल लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान में अपने अधिकार के राशन को प्राप्त करने की अनुमति देती है। उन्होंने बताया कि इसके तहत पूरे देश में हर महीने 2.5 करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज किए गए हैं। ONORC को लागू किए जाने के बाद अकेले जम्मू और कश्मीर में अब तक 18 लाख लेन देन दर्ज किए गए, जो इस पहल की ठोस शुरुआत को रेखांकित करता है। और सरकार ने 1 नवंबर तक 161.47 लाख टन धान की खरीद की गई है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को 35,571.14 करोड़ रुपए के MSP मूल्य का लाभ हुआ है। सरकार ने कहा कि वर्ष 2023-24 के अक्टूबर से सितंबर तक चलने वाले खरीफ विपणन सत्र में खरीद कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य खरीफ विपणन सत्र में 521.27 लाख टन चावल खरीदने का है, जिसमें से 20.76% जो कि करीब 108.23 लाख टन है। पहले ही पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से खरीदा जा चुका है। इसमें कहा गया है कि पंजाब से लगभग 66.42 लाख टन, हरियाणा से 36.11 लाख टन और तमिलनाडु से 3.26 लाख टन खरीदा गया है। और भारतीय खाद्य निगम FCI ने नीलामी के 19वें दौर में बफर स्टॉक से थोक उपभोक्ताओं को 2.87 लाख टन गेहूं बेचा है। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय खाद्य निगम गेहूं और चावल जैसी प्रमुख वस्तुओं की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 28 जून से साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से मुक्त बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत आटा मिल मालिकों और छोटे व्यापारियों जैसे थोक खरीदारों को केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल बेच रहा है। 1 नवंबर को आयोजित 19वीं नीलामी में बेचे गए गेहूं की मात्रा थोड़ी अधिक रही, क्योंकि FCI ने OMSS के तहत बोली की मात्रा बढ़ाकर 200 रुपये टन कर दी। खाद्य मंत्रालय ने बताया कि इसके चलते नीलामी में 2389 बोलीदाताओं को 2.87 लाख टन गेहूं बेचा गया है। और आगे बढ़ते हैं। भारत का खाद्य तेल का आयात अक्टूबर में गिरकर 16 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। डीलरों के मुताबिक ज़्यादा स्टॉक होने की वजह से रिफाइनरों ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल के आयात में कटौती कर दी है। विश्व के सबसे बड़े तेल आयातक द्वारा खाद्य तेल की खरीद घटाने से प्रमुख उत्पादकों इंडोनेशिया और मलेशिया के पाम ऑयल का स्टॉक बढ़ सकता है। डीलरों के औसत अनुमानों से पता चलता है कि भारत के कुल खाद्य तेल का आयात अक्टूबर महीने में 10 लाख टन कम हुआ है, जो 1 महीने पहले की तुलना में 33% कम है और ये जून 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अक्टूबर माह के दौरान पाम ऑयल का आयात 14% गिरकर 7,15,000 टन रह गया, जो 4 माह का निचला स्तर है। त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह का कहना है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना अधिक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश में कुछ बाजारों की पहचान की है जहां प्याज की आपूर्ति की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में खुदरा बाजार में प्याज की औसत कीमत 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। देश के अन्य हिस्सों में कीमत 41 से 69 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। और दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में चल रहे टेरा फेस्ट ने एक बार फिर साबित किया कि कलाकार अपनी मेहनत से मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। त्योहार के मौसम में यहां खरीदारों के लिए कई विकल्प थे। साथ ही ये टेरा फेस्ट मंच बना भारत की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का। यहां 10 राज्यों के मृदा कलाकार और कारीगर अपना काम लेकर आए। देखिए हमारी संवाददाता रजनी सेन की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित हुए टेरा फेस्ट 2023 में भारत के 10 राज्यों के मृदा कलाकारों की टेराकोटा कलाकृतियां सामने आई। दीपावली के आहट के बीच मिट्टी के दिए, लैम्प्स, खिलौने, मूर्तियां और बर्तन तो इस टेरा फेस्ट का आकर्षण थे ही, लेकिन कुछ हटकर कलाकृतियों ने भी बताया कि हमारी मृदा कला परंपरा कितनी गहरी और अनोखी है। ये आजमगढ़ के कलाकार शिवरतन हैं, जो टेराकोटा का मिनिएचर आर्ट अपने साथ लेकर आए हैं।
जो इन्होंने बड़े चाक पर ही बनाए। एक अलग खासियत है कि मिट्टी के ऊपर सिल्वर वर्क, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम नहीं होता। हमने मिट्टी को जो कितना खूबसूरत रूप दिया, देखिए मिट्टी की ज्वेलरी भी आप सामने देखिए, बड़े बड़े मॉडल्स सब पहने भी हैं। तो वहीं कोल्हापुर से आए गौरव अपनी कला के जरिए जेंडर सेंसिटिविटी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। अपने काम में वे महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर समुदाय को भी सहयोगी बना रहे हैं। कोल्हापुर में जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए ये रिटर्न गिफ्ट्स एज अ कोल्हापुर के रिमेम्बरेंस ये काम बनाया जा रहा है। तो ये एक्चुअली जो फ्रिज मैग्नेट है या फिर कबर्ड मैग्नेट बोल सकते हैं इसको, तो ये ट्रांसजेंडर्स लोगों को ये ट्रेनिंग देके उनसे ये प्रोडक्शन करवाने की हमारी कोशिश चल रही है। खरीदारों को भी इस टेराफेस्ट में अपनी पसंद का सामान मिल रहा है, जिससे उनके त्योहार की रौनक भी बढ़ रही है। मैंने पूरी दिवाली की शॉपिंग करी है, जिसमें दिए हैं, वास है, दही हांडी जो बहुत इनका नेचुरल क्ले का बना है वो लिया है। इस टेराफेस्ट में सभी उत्पाद इको फ्रेंडली हैं और प्रधानमंत्री के उस मंतव्य पर भी ये टेराफेस्ट खरा उतरता दिखा, जो हर मंच से छोटे कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहन देने की अपील करते हैं। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित टेराफेस्ट एक तरह से मंच बना हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत का और भारत की कला और संस्कृति का, जहां मिट्टी से बनी कलाकृतियों ने न केवल दर्शकों और कला प्रेमियों का दिल जीता है, बल्कि हमारे कारीगरों की हुनर को, उनकी साधना को भी हम तक पहुंचाया है। कैमरामैन मोंटी के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अकोला के निवासी मंगेश का जिक्र किया था, जिन्होंने प्रदूषित मोरना नदी को साफ करने में अपना योगदान दिया था। मंगेश ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही जाने वाली मन की बात जो उनका कार्यक्रम है, उसके 100 एपिसोड लगभग पूरे हो चुके थे। ये एक अब नए साल में पदार्पण करने जा रहा है। काफ़ी प्रेरणादायी चीज़ें जो देश में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, या उसके जो प्रेरणादायी कार्य है जो देश के किसी कोने में हो रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से पूरे देश को एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा, एक जनसंवाद का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की नजर डालें तो गुरुवार को जंबूसर और जलगांव मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं खातेगांव मंडी में भाव नरम रहे, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 नवंबर को मक्का का भाव था 2030 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए हुए, जबकि महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में 1 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदों में 80 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1980 रुपए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 नवंबर को मक्का 1900 रुपए पर बिकी। इसके अलावा गुरुवार को देश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2145 रुपए। राज्य की ही फैजाबाद मंडी में मक्का 2090 रुपए पर बिकी और राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2460 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.5
5.1 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट और इलाहाबाद मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं सूरत और नरवाल मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लुधियाना मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 1 नवंबर को प्याज का भाव था 2250 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 805 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3055 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 नवंबर को प्याज का भाव रहा 4000 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 125 रुपए लुढ़क कर 3875 रुपए पर हुए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 1 नवंबर को प्याज का भाव था 5200 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदों में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 4800 रुपए। हालांकि पंजाब के लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 नवंबर को प्याज 3200 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में 1 नवंबर को लाल प्याज का भाव रहा 4135 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 4150 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। गुजरात के किसान मौसम साफ देखकर खरीफ फसल की कटाई कर लें। कटाई से 10 से 15 दिन पहले क्यारी से पानी निकाल लें। साथ ही कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाकर भंडारित करें। रबी फसल के लिए खेत की जुताई कर लें। रबी दलहन जैसे मूंग और चना की बुआई की जा सकती है। गुजरात के किसान गन्ने की फसल की नई रोपाई के लिए खेत तैयार करें। रोपाई से पूर्व खेत की गहरी जुताई और मिट्टी को समतल कर लें। यहाँ के किसान अक्टूबर से फरवरी के बीच गन्ने के पौधों की रोपाई करें। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के किसान नवम्बर के प्रथम सप्ताह से गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान गेहूं की उन्नत किस्में राज 1482, राज 3077, राज 3777, राज 4037, GW11 और KRL 213 का चुनाव करें। राजस्थान में अभी के समय सरसों की बुआई की जा सकती है। अच्छी उपज हासिल करने के लिए किसान DRMRIJ 31, पूसा सरसों 30, पूसा सरसों 27 और YSH 0401 का चुनाव करें। इसके अलावा यहाँ के किसान मेथी की बुआई जारी रखें। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है।
ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में अगले 15 दिन तक मौसम और वायु गुणवत्ता खराब रहने का आशंका है। इसलिए ग्रैप 3 सिस्टम आज से लागू किया जाएगा, जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। मुंबई की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। मुंबई में 2019 से 2023 के बीच प्रदूषण 2 गुना हो गया है। 2019-2020 के बीच PM 2.5 से बढ़कर 54.2% हो गया और 2021-22 में मामूली गिरावट के बाद 2023 में फिर से 42.1% बढ़ गया। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण का कारण बिजली क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, कूड़ा जलाना माना जा रहा है। भारत के 8 दिवसीय दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक गुवाहाटी पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी ने राजस्थान में आगामी चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले भाजपा ने कल 58 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। 124 सीटों पर पार्टी पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी थी। सतना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।